सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरा क्वालिफ़िकेशन है एमए हिंदी, भारतीय और हिंदी कहानी में मैंने स्पेशलाइजेशन किया है इग्नू में ही। और मैं इग्नू का विद्यार्थी भी हूँ। अभी एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और यूजीसी नेट हिंदी क्वालिफाई किया है मैंने। अभी तो जेआरएफ के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने खाली परिचय दिया था प्रीवियस क्लास में। तो आप में से किसी को हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक कहानी जैसे बताया गया है कि कब क्यों क्या हुआ ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो अभी हम जो टॉपिक्स हैं हमारे वो देखते हैं कंटिन्यूअसली। तो देखिए, अपभ्रंश का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको सभी टॉपिक्स आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपके बुक्स होते हैं उसमें लेक्चर टाइप में लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा बन जाता है। लेकिन टॉपिक जो होता है ना वो एक्चुअली छोटा होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक प्लेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाना होता है। किसी से आप नोट्स लेंगे तो आपको कुछ समझ में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो उसमें करना क्या है आपको कि पॉइंट वाइज लिख के चलना है, ठीक है। अब पूरा कहानी मत लिखिएगा, पॉइंट मतलब एक पॉइंट लिखा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसा चौथा, पांचवा, ऐसा पॉइंट वाइज चलिए। तो जब आप एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स को आप देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। तो चलिए देखते हैं अपभ्रंश का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विकृत, अशुद्ध। मतलब आपको मान के चलना है कि अपभ्रंश की जो अवस्था है वह एक ऐसी अवस्था है जब जो प्रकृत था, प्रकृत एक भाषा है, तो जो प्रकृत भाषा है वो बदलकर अपभ्रंश हो गई। तो अपभ्रंश में क्या हुआ कि ये परिवर्तन की अवस्था थी, ठीक है। प्रकृति जो थी वो अपभ्रंश में बदल गई। तो फिर अपभ्रंश में बहुत सारे बदलाव होने लगे और ये अन्य भारतीय भाषाओं के जन्म का कारण बनी। तो इस मध्य जो अवस्था थी ये अपभ्रंश की अवस्था थी। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहे। इस कारण इसको हम विकृत, अशुद्ध, भ्रष्ट या टूटी हुई भाषा भी कहते हैं, ठीक है। आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि कोई बच्चा होता है, तो जो बच्चा होता है तो वो जन्म से ही दौड़ना प्रारंभ नहीं करता है या चलना प्रारंभ नहीं करता है। पहले कैसे चलेगा? गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, है ना। तो वैसे ही हमारी जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, तो उसको हम एक बच्चा मान लें, ठीक है। तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो अपभ्रंश है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय भाषाएं थी वो मतलब अपभ्रंश के रूप में आपको मानना है, भारतीय भाषाओं को अपभ्रंश के रूप में मान लीजिए थोड़ा देर।
तो वो गिरकर उठ रही थी। तो इस कारण से ये थोड़ा अशुद्ध भाषा के रूप में हम अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, फिर अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती ये सब निकली। ठीक है, तो ये इसका ऐसा नाम हमने दिया। फिर आरंभ में संस्कृत से विकृत शब्द रूप के लिए पतंजलि आदि लोगों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया। मतलब जो अपभ्रंश से जो शब्द विकृत हो गए, मतलब जो संस्कृत वाले शब्द थे, उन्होंने जब अपना रूप बदल लिया तो वो धीरे धीरे पाली, प्राकृत होते हुए अपभ्रंश भाषा में आ गई। ठीक है, तो यही बात कुछ लोग जैसे पतंजलि आदि हैं, उन्होंने ऐसे शब्दों को अपभ्रंश कहा। ठीक है, फिर भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी के पास मिलता है। ठीक है, एक्चुअली जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके इतिहास के अनुसार 7वीं शताब्दी बताया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट टाइम तो हम इतिहास में नहीं बता सकते, तो 1 शताब्दी आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, जो भी हो, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का प्रचलन होता रहा। ठीक है, तो कब से लेके हुआ? 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का प्रचलन होता रहा। फिर 11वीं शताब्दी के बाद अपभ्रंश का प्रचलन कम हो गया। ठीक है, कम हो गया मतलब आपको समझना है कि 11वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी जैसी भाषाएं उभरने लगीं और गुजराती और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं ने जन्म ले लिया। ठीक है, विशेष रूप से उत्तर भारतीय भाषाओं ने जन्म ले लिया। इस कारण से अपभ्रंश ने अपना रूप बदल लिया। ठीक है, इस कारण से इसका प्रचलन भी कम हो गया। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब हम अपभ्रंश साहित्य का प्रचलन का समय जब हम काउंट करते हैं, तो हमको मान के चलना है कि 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इसमें रचना होती रही। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस के रूप में यदि आपको लिखने को कहा जाए, तो आप यही मान के चलिए कि जो अपभ्रंश भाषा है वह 6ठी शताब्दी से लगभग 14वीं शताब्दी तक जीवित रही। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस के रूप में आप लिख सकते हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी तक इसका प्रभाव अधिक था। ठीक है, 11वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, इसका प्रभाव कम हो गया था, लेकिन फिर भी 14वीं शताब्दी तक कहीं ना कहीं ये देखने को मिली। ठीक है, बाद में विलुप्त हो गई, क्योंकि अन्य भारतीय भाषाएं उस समय अपना प्रभाव दिखा रही थी। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, तो उसमें अवधी का प्रभाव देखने को मिलता है। सूरदास जी की भाषा ब्रज हो गई। ठीक है, तो ये सभी जो हैं अपभ्रंश से ही विकसित हिंदी भाषा के रूप हैं। ठीक है, तो पुरानी हिंदी भी हम कह सकते हैं अपभ्रंश को। ठीक है, तो ये मान के चलना है। तो फिर अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अपभ्रंश है, तो ये कौन से भाषा परिवार से रिलेट करता है ये भी आपको जानना है। तो आर्य भाषा परिवार का ये एक भाषा है। ठीक है, तो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है अपभ्रंश, क्योंकि ये भी संस्कृत से ही निकला है। ठीक है, प्रत्येक युग में साहित्यिक भाषा होती है, इसके समांतर जन भाषाएं बोली के रूप में जीवित रहती हैं। वेदों की भाषा छंदस ने तत्काल देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप लिया। इसी प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश का जन्म हुआ। इसे आप
इस तरह समझ सकते हैं। ये वाला चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप एक दो पैरा लिख सकते हैं, ठीक है। ये खाली याद रहने से आप अच्छे से लिख सकते हैं एक दो पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे छांदस मतलब आपको लेना है किससे, प्राचीन संस्कृत से, ठीक है। तो इसको हम प्राचीन संस्कृत कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साहित्यिक संस्कृत, ठीक है। दो प्रकार के संस्कृत हैं, एक प्राचीन संस्कृत है और एक साहित्यिक संस्कृत है, ठीक है। फिर उससे पाली निकली, फिर उससे प्राकृत निकला, फिर उससे अपभ्रंश निकल आया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है।